ईरान और अमेरिका के संघर्ष में बातचीत के पहले टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ दो तीन बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे यूएसएस इब्राहिम लिंकन ने एक ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, उसके बाद ईरान ने उसका क्या जवाब दिया और किस तरीके से दिन भर राजनीतिक सरगर्मी रही, क्योंकि फ्राइडे को टॉक्स होनी है और फ्राइडे को इस पे भी कंफ्यूजन रहा कि अंकारा में टॉक्स होंगी कि ओमान में होंगी। एक लास्ट मिनट प्रपोजल ये भी आया कि ओमान में हो सकती है। उसके पीछे की जो पूरी एक पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स चल रही है मिडिल ईस्ट को लेकर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ देखिए, जो कुछ ईरान ने नए हथियार विकसित किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। उसके बाद फिलिस्तीन को देखिए, हम उस तरह से उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कल मैं देखिए 4 बजे फिलिस्तीन पे स्पेशल वीडियो जारी करूंगा। लेकिन आज के वीडियो में भी फिलिस्तीन पे बात होगी, रशिया पे बात होगी। रशिया ने यूक्रेन पे एक बड़ी विजय एक तरह से हासिल की है, और उसके बाद जो मोअम्मर गद्दाफी के लड़के को मारा गया है, उसके बेटे को, वो एक बहुत बड़ा एक मतलब क्या कहिए विचलित कर देने वाली चीज है। उसके बारे में भी बात होगी। सबसे पहले देखिए, हम ईरान पे आते हैं। ईरान की जो पूरी सिचुएशन है उसमें कल रात को खबर आई, और ये सब हो रहा है कि ओमान में बातचीत चल रही है, ये आ रही है। कल रात को सबसे जो पहली खबर आई, मतलब ये टर्की या ओमान में, अंकारा या ओमान में बातचीत चल रही है। सबसे पहले ये खबर आई कि एक अमेरिकन शिप ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में, शिप मतलब गन बोट, ईरान के टेरिटोरियल वाटर में उसने घुसने की कोशिश की। तो जो इरानियन गन बोट्स थी उन्होंने उसको वार्न किया, फिर वो शिप चली गई। अमेरिकन वर्जन ये है कि आईआरजीसी के लोगों ने उस शिप को पकड़ने की, मतलब गन बोट को, अमेरिकन गन बोट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल गई। फिर ये खबर आती है, ये मेरे ख्याल से खींच में लिया गया निर्णय है अमेरिका द्वारा, कि एक ईरान का जो एक ड्रोन था वो शायद 136 था या वो कोई और ड्रोन था, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ईरान का एक ड्रोन जो कि सर्वेलेंस इब्राहिम लिंकन का कर रहा है, और ड्रोन सर्वेलेंस करते हैं, ईरान के ड्रोन पहले भी सर्वेलेंस कर रहे थे। और मेरे ख्याल से एक ये बात सामने आई थी कि अमेरिका के भी कुछ ड्रोन्स जो तालघर में पाए गए थे, कि वो वहां पर जो तेहरान के पास जो फैसिलिटी है वहां पर भी वो एक तरीके से मतलब रिकॉग्निशंस कर रहे थे, जो कि आपने बात आपको बताई थी कि जो सैक्रोफेगस है, और जिस तरीके से जहां पर कहा जाता है कि ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल, तो वहां भी एक अमेरिकन ड्रोन पकड़ा गया था। फिर उसको ईरान ने शूट डाउन नहीं किया, अब सामने आ रही बात, और अमेरिका वो ड्रोन वापस इब्राहिम लिंकन चला गया। लेकिन अमेरिका ने एक ईरान के ड्रोन को मार गिराया, यह अमेरिका का दावा है। ईरान की तरफ से कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से एक यही बयान है कि वो एक ड्रोन था जो वापस नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरा ड्रोन ईरान ने छोड़ दिया, और अभी तक की जो हालात है, और ये दूसरा शायद 139 है, जो पहला था शायद 136 था। तो 139 जो लगातार अभी भी इब्राहिम लिंकन पे वो सर्वेलेंस जारी रखे हुए, ये सच्चाई है। इस समय देखिए, बहुत चारों तरफ से माहौल बहुत गर्म है, हर तरीके की स्थिति हो रही है, कि बातचीत भी चल रही है, युद्ध की तैयारी भी चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, साइबर वॉरफेयर चल रही है। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं चल रही? नेवी एक दूसरे को टेस्ट कर रही है, चाइना के बहुत सारे जहाज ईरान पहुंच चुके हैं, एयरफोर्स एक दूसरे को टेस्ट कर रही है, आर्मी एक दूसरे को टेस्ट कर रही है। ये सब कुछ हर लेवल पे हो रहा है। और फिर आजकल तो क्या है कि अब केवल ये बात तो रही नहीं कि पहले होता था थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो जल, थल और वायु में युद्ध होता था। अब तो साइबर युद्ध, इंफॉर्मेशन युद्ध, उसके बाद उसके भी अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर कॉग्निटिव युद्ध, परसेप्शन की लड़ाई, ये सब भी तो है ना। वर्चुअल वर्ल्ड की अपनी अलग लड़ाई। तो ये जो देखिए है, ये सब कुछ चल रहा है। इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा के इस प्रसारण में आपका स्वागत है।
और इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए, अब यहां पर एक जो ईरान की राजनीति देखिए कैसे गरमाई, ये जो घटना घटी उसमें ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मुश्तबा जरी, इन्होंने यहां तक कॉल दे दी जॉर्डन के लोगों को। इन्होंने कहा कि ईरान जैसे ही युद्ध शुरू होता है, ईरान जॉर्डन के मुवफ्फक सल्ती एयरबेस पे हमला करेगा और जॉर्डन की जनता इसको टेक ओवर कर ले। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने लिखा है कि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिकन बेस, और हमने आपको बताया था, हमने आपको इसके बारे में इसी चैनल में बताई और कहीं आपको खबर नहीं मिली कि मुवफ्फक जो सल्ती एयर बेस है इस समय अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट बेस बन गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की और बहरीन, ओमान सब ने कह दिया कि हमारी जमीन का इस्तेमाल आप मत करिए ईरान पे हमले के लिए। तो अभी देखिए तो इन्होंने कहा, ये जो ईरान के एमपी है, मैं फिर कह रहा हूं मुश्तबा जरी, इन्होंने साफ साफ कहा कि हम उसको नष्ट करेंगे और उसके बाद जॉर्डन की जनता टेक ओवर कर लेगी। जॉर्डन में रिजीम चेंज की बात है, अगर अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज की बात ईरान में कर सकते हैं, ये लॉजिक है इरानियन पॉलिटिशियंस का, अगर वो बात कर सकते हैं रिजीम चेंज की, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा जॉर्डन में रिजीम चेंज करो। अब ये देखिए, फिर ईरान के कंजर्वेटिव सांसद अमीर हुसैन साबेती, इन्होंने भरी संसद में कहा, ये वीडियो देखिए, इन्होंने भरी संसद में कहा कि ओमान में जो बातचीत पिछली बार हुई उससे क्या फायदा हुआ, वहीं पर हमला हो गया। आप किस तरह के अमेरिका किस तरह की रियायतें दे सकता है और ईरान को अमेरिका पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, एक बड़ी चीज है, ईरान का जो डिसीजन मेकिंग, जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी उभर के सामने आया है। वो भी आपको ब्रीफली बता दें कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी जो पेजेश्कियान लीड करते हैं, वो बेसिकली डिप्लोमेटिक मामले संभालती है कि बातचीत और इस तरह के। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके हेड लारिजानी है, ये देखिए सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करती है, पूरा देखभाल करती है कि ईरान सेफ है, ईरान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटी रेडी है। और जो सुप्रीम लीडर है, वो एक जनरल लाइन सेट करते हैं, वो डे टू डे टैक्टिकल मामले में इंटरफियर नहीं करते। और उनके लेकिन जो टैक्टिकल लाइन वो सेट करते हैं, जब उन्होंने कह दिया कि रीजनल वॉर होगी, अब वो टैक्टिकल लाइन है कि अगर समझौता नहीं हुआ और अगर वॉर हुई तो फिर रीजनल वॉर होगी, ये उन्होंने सेट कर दिया। अब ईरान के पॉलिटिशियंस को काम करना है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कि रीजनल वॉर ना हो, उसके लिए उनको डिप्लोमेसी करनी तो वो कर रहे हैं, लेकिन हो गई तो उसके लिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है लारिजानी के नेतृत्व में, वो भी तैयार है। तो ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड जो ईरान का जो डिसीजन मेकिंग जो पूरी प्रोसेस है, उसको भी समझने में मदद मिलती है। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जो इजराइल के सामने क्राइसिस, हालांकि इजराइल ये मेंटेन किए हुए है कि ईरान पे स्ट्राइक करो। अभी विटकॉफ जो फ्राइडे को बातचीत हो रही है, वो अंकारा में होगी कि ओमान में होगी, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन विटकॉफ इजराइल जरूर पहुंचे, नेतन्याहू से मिले। नेतन्याहू ने तो वही कहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, कि बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान खत्म करे और मदद देना बंद करे जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है सबको। अब इसके बाद क्या होगा वो एक आगे का सवाल है। लेकिन इजराइल की चिंता ये, इजरायली मीडिया, हिब्रू मीडिया क्या लिख रहा है? हिब्रू मीडिया ये लिख रहा है कि जो थर्ड मिसाइल्स हैं यूएस की, जो ईरान को इजराइल को जिन्होंने प्रोटेक्ट किया था 12 दिन की जंग में, वो अब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। अच्छा, उसके दो वजह हैं। एक तो वो महंगी बहुत है, क्योंकि देखिए $2.3 बिलियन लग गया था 12 दिन के युद्ध में इजराइल को बचाने में, और फिर भी ईरान की कई मिसाइल्स उन्होंने इजराइल को स्ट्राइक कर दिया था और इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। वाइजमैन इंस्टीट्यूट नष्ट हो गया, मुसाद कार्यालय नष्ट हो गया, मतलब बड़ा कॉस्ट इजराइल को देना पड़ा। तो 2.3 बिलियन, लेकिन केवल थर्ड मिसाइल्स जो 12 दिन के लिए एम्प्लॉयड थी। अब थर्ड मिसाइल्स जो हैं, ये बनाता कौन है? ये लॉकहीड मार्टिन नाम की अमेरिकन कंपनी बनाती है। अब लॉकहीड मार्टिन के हिसाब से अभी देखिए एक मिसाइल का 15.5 मिलियन एक मिसाइल है, और उसने हार्डली 46 या 47 मिसाइल वो एक साल में निकालती थी। अब वो कह रही है कि हम इसको 200 मिसाइल हर साल में हम 200 मिसाइल्स हम निकालेंगे।
और अभी देखिए, अगर इजराइल के पास हालांकि कुछ थर्ड मिसाइल्स पहुंची हैं, लेकिन अगर 400 मिसाइल लगानी है इजराइल को ईरान से बचने के लिए, तो उसका $6.2 बिलियन खर्चा आ रहा है। वो अभी इजराइल बेयर कर पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन्होंने ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं जिनसे थर्ड उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। अब जैसे नॉर्थ कोरिया की ही एक हुआसोंग 16B मिसाइल है, इसमें हाइपरसोनिक वॉरहेड है और माना जाता है कि इसको थर्ड इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, नॉर्थ कोरिया की हुआसोंग 16B। फिर रशिया की ओरेशनिक इंटरमीडिएट मिसाइल है, जो अभी यूक्रेन में दिखाई पड़ा कि यूक्रेन के बड़े से बड़े उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर दिया। अब देखिए, यहीं पर बात आती है ईरान का जो नया हथियार है, ईरान होर्मुज 2 मिसाइल, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक मिसाइल टारगेटेड फॉर नेवल बैटल्स। और ये हदीद जो 110 था उससे ये डिफरेंट है, ये होर्मुज 2 है मिसाइल। और इसका जो लॉजिक है कि जो शिप से इमिशंस होते हैं ये उसको सूंघ के मारती है। यानी कि अब इब्राहिम लिंकन है, इब्राहिम लिंकन में रडार्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे, जो इस तरह के ड्रोन्स को पहचानने के लिए, या इस तरह के ड्रोन मिसाइल फेंके, या अगर सुसाइड ड्रोन्स हैं तो सीधे आके वॉरहेड लेके वो पूरे शिप में सीधे मार दें। तो इनको डिटेक्ट करके और फिर रडार से और उसको काउंटर करना, ये इब्राहिम लिंकन में जो अमेरिकन वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर है न्यूक्लियर पावर्ड, उसमें ये कैपेसिटी है। लेकिन अब इब्राहिम लिंकन चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड हो, चाहे, और इसलिए उसको न्यूक्लियर पावर बनाया गया कि जो शिप से जो ये जो कार्बन जो इमिशंस होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी जो इस तरह के इमिशंस शिप से होते हैं, वो उनको कम किया जा सके। लेकिन पूरी तरह से उसको हटाया तो नहीं जा सकता। तो जो शिप से इमिशंस हो रहे हैं, उन इमिशंस को ये होर्मुज 2 ट्रेस करके मारेगी। अब आप बताइए इसका क्या तोड़। ये एक जो पूरी रियलिटी है, देखिए, ये जब स्ट्राइक करती है ना, जब अमेरिकन को ये सब, अभी क्या है, अमेरिकन उनको आदत नहीं है कि वो इस तरह की जो पूरी रियलिटी है उसको एब्जॉर्ब करके अपने हाई कमांड को वो बता सके, क्योंकि वो जो ब्रीफ करते हैं उनकी ब्रीफिंग का तरीका मैं जानता हूं, पेंटागन में जो होता है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो पेंटागन में जो ब्रीफिंग होती है उसमें किस भाषा में बात होती है, क्या बताया जाता है, जो डेटा रिसीव कर रहे होते हैं लोग, वो अपने इंटरमीडिएट ऑफिसर को बताते हैं, वो सीनियर ऑफिसर को बताता है, वो हम सब जानते हैं। वहां पर ये पूरा मामला फंस जाता है और वो ऊपर तक बात कम्युनिकेट नहीं होती। अच्छा देखिए, ये जो शिप से जो इमिशंस होते हैं इनका थोड़ा डिटेल आपको बता दें। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और मीथेन। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट, मीथेन को, क्योंकि मीथेन इमिशन आप नहीं रोक सकते, इब्राहिम लिंकन से भी मीथेन इमिशन होता है। तो अब होर्मुज 2 इसको भी ट्रेस करके यहां पर सीधे स्ट्राइक कर सकती है। फिर देखिए, रशिया ने ईरान और अमेरिका की भी समझौता हो इसके लिए अपना कुछ एक फॉर्मूला पेश किया है, जिसमें यह है कि 3.6% ईरान को यूरेनियम इनरेस करने दिया जाए। और यह उसमें बात है कि ईरान स्ट्राइक तो कर सकता है लेकिन प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान रखेगा, ये जो रशियन प्रपोजल में कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान रखेगा लेकिन प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा, यानी जब चाहे वो इजराइल को मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रशियन प्रपोजल में। अब ये सब चीजें देखिए, इसमें जो रशियन प्रपोजल है इसमें ईरान को बहुत सारा लेवरेज है भाई। ऑब्वियसली वो बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह के इश्यूज हट ही गए, वैसे भी वो हट गए हैं। लेकिन चलिए एक बात मैं कह रहा हूं कि एक रशिया ने भी एक विकल्प रखा है सामने। उसके बाद देखिए फिलिस्तीन में आज एक बड़ी घटना होगी, क्योंकि जो एरिया राफा है, जहां पर मैं बता रहा था कि 200 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स सीज फायर के समय से 11 अक्टूबर 2025 के समय से लगातार वहां बने हुए हैं, वहां पर गोली चली और एक इजरायली ऑफिसर घायल हुआ। उसके बाद इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया और उसमें 9 गाजा के सिविलियंस मारे गए। तो अब रेजिस्टेंस का ये कहना है कि भाई हम तो लंबे समय से कह रहे हैं, वो जो 200 लोग वहां पर हैं वो अपनी रक्षा तो करेंगे ना, उनको अगर तुम मारने की कोशिश करोगे तो वो रक्षा करेंगे। अच्छा, अमेरिका से भी ये बात हुई तो अमेरिका ने भी गोलमोल बात की। ये आज से करीब
20-25 दिन पहले की बात है। अमेरिका ने कहा नहीं वो तो ठीक है, वो कर सकते हो, और इजराइल को लेकिन रिस्ट्रेन करना चाहिए। अब मामला वहां यहाँ ये है कि इजराइल को जितना पीछे विड्रॉ करना था उतना इजराइल पीछे विड्रॉ किया नहीं एयरोलाइन से। तो जब इजराइल विड्रॉ नहीं किया है और वो जो 200 फाइटर्स वहां पर हैं और वो टनल्स में हैं, इजराइल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो इजराइल लेकिन कोशिश कर रहा है उनको मार भी दें इसी चक्कर में। तो जब वो पास आते हैं तो उधर से गोली चलती है। ये देखिए पूरा एक मामला। और यहां पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस की पूरी तैयारी है और वो कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। वो ये जान रहा है कि गाजा सीज फायर बहुत दिन नहीं चलेगा, और ईरान वॉर से भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। अगर वो शुरू होती तो फिर एक अलग कहानी होगी। उसके बाद देखिए जो एक वेस्ट बैंक में पिछले 24 घंटों में फिर वही 71 केसेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये बड़ी घटना है। कल मैं आपको 4 बजे अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में जरूर इसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए लीबिया में जो सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, ये गद्दाफी मुअम्मर गद्दाफी के लड़के, इनकी हत्या कर दी। इसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस और यूरोपियन इंटेलिजेंस, फ्रेंच इंटेलिजेंस का हाथ है। मुअम्मर गद्दाफी को इसीलिए मारा गया 2011 में क्योंकि वो अपने देश, वो एक पैरेलल करेंसी लॉन्च कर रहे थे पूरे अफ्रीका में, गोल्डन दिनार, और वो अपने देश के तेल को अपने देशवासियों के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उनको मारा। अब इनके बेटे को क्यों मारा? सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, क्योंकि लीबिया में चुनाव नहीं हो रहे, और चुनाव अगर हो गए तो ये जो गद्दाफी का बेटा है यही चुना जाएगा। अब तो नहीं रहे वो, इनके बेटे के चुने जाने का खतरा था। और जो ट्राइब्स गद्दाफी के अगेंस्ट हो गई थी वो भी इनके साथ हो गई थी, इसलिए इनको मारना जरूरी था। ये देखिए अब पूरा गेम देखिए। फिर देखिए यूक्रेन में जो एक जाप्रोजी जो इलाका है यूक्रेन में, उस पे रशिया का कब्जा हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक महीना पहले हमने आपको बताया था कि इस पे हमले हो रहे हैं, और ये 5 किलोमीटर गायूर जो रिवर है उस पे भी एक तरह से रशिया का कब्जा हो गया है। रशिया काफी अंदर तक घुस गया है, 580 बिल्डिंग उसने क्लियर कर दी हैं। और अब देखिए कीव के लिए एक रास्ता साफ हो गया। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।